नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार और खेल समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि देखते हैं कि क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। गौतमी और अभिनव ने जीता स्वर्ण, तो वहीं मिश्रित पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत और कांस्य। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी। दूसरे मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से हराया। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में। वहीं नंबर 1 कार्लोस अल्कराज भी अंतिम 8 में पहुंचे। महिला वर्ग में आर्यन सबैलेंका और एलिना स्वितोलिना ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। इकतालीस साल की उम्र में ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से लिया संन्यास। स्वीडन के लिए 122 मैचों में सबसे ज्यादा 62 गोल किए। और रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन ने जीती स्पेनिश ग्रां प्री। इस सीजन 7 रेस में से 5 में दर्ज की जीत। और आइए अब खेल की खबरों को विस्तार से देखते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं निशानेबाजी की खबर के साथ। जर्मनी के सुहल में आयोजित हो रहे जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने रविवार को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारतीय निशानेबाज गौतमी भनोट और अभिनव शाह ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को 17-7 से हराने में सफलता पाई। इस बीच एयर पिस्टल में संयम और अभिनव चौधरी ने रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। इसी स्पर्धा का कांस्य पदक भी भारत के श्रुचि इंदर सिंह और शुभम बिस्ला ने जीता। निशानेबाजी के बाद अब बात करते हैं हॉकी की। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। भारत ने अपने दूसरे मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से हराने में सफलता पाई। मलेशिया ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 6 मिनट में गोल करके बढ़त हासिल कर ली। हालांकि जल्द ही भारतीय टीम ने वापसी की और मुमताज खान ने 10वें मिनट में गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। दूसरे क्वार्टर में दीपिका ने भारत के लिए दूसरा गोल किया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हो सका और भारत ने मैच को 2-1 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम पूल ए में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 22-0 से करारी शिकस्त देकर बेहतरीन शुरुआत की थी। अब बात करते हैं एथलेटिक्स की। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। भारत की रिजवाना मलिक हिना ने देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। रिजवाना ने 400 मीटर में ये स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने रेस को पूरा करने में 53.31 सेकंड का समय निकाला। वहीं पुरुषों के डिस्कस थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ। भारत के भरतप्रीत सिंह ने देश के लिए ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भरतप्रीत ने 55.66 मीटर के थ्रो के साथ ये स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में सबसे ज्यादा दूरी तय की। वहीं दिन का तीसरा पदक महिलाओं की 5000 मीटर रेस में अंतिमा पाल ने दिलाया। अंतिमा ने 17 मिनट 17.11 सेकंड के समय में रेस को पूरा करके तीसरा स्थान हासिल किया।
और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट में बात करते हैं WTC फाइनल की, जो कि 7 जून से शुरू होगा इंग्लैंड के ओवल में। ऐसे में बात करनी जरूरी हो जाती है भारत की तैयारियों की, और इस लिहाज से अब आज हम बात करेंगे अजिंक्य रहाणे की, जिनके प्रदर्शन पर काफी कुछ नजर होगा, क्योंकि उन्होंने लंबे समय के बाद जो है वो टेस्ट टीम में जगह बनाई है। ऐसे में WTC फाइनल उनके लिए कितना अहम है, देखिए ये रिपोर्ट। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 7 जून से लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाना है। वर्ल्ड की नंबर 1 टीम भारत और दूसरे नंबर पर काबिज ऑस्ट्रेलिया ओवल के मैदान पर टकराने के लिए तैयार हैं। अगर टीम इंडिया की तैयारी की बात की जाए तो यहाँ नजर कहीं न कहीं लंबे समय बाद टेस्ट टीम में जगह बना रहे अजिंक्य रहाणे पर है, जिनका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल 11 में स्क्वाड में जगह बनाना लगभग तय है। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को 2022 के शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका से सीरीज गंवाने के बाद बाहर कर दिया गया था। अब तक 82 टेस्ट मैच खेल चुके रहाणे को राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्होंने रणजी ट्रॉफी और हाल में IPL में अच्छा प्रदर्शन करके राष्ट्रीय टीम में वापसी की, लेकिन यदि श्रेयस अय्यर चोटिल नहीं होते तो फिर रहाणे के लिए वापसी करना मुश्किल होता। अय्यर मध्यक्रम में खुद को साबित कर चुके हैं। ऐसे में रहाणे जब ओवल में क्रीज पर उतरेंगे तो उनके लिए करो या मरो जैसी स्थिति होगी। रहाणे को आगे की श्रृंखलाओं के लिए टीम में अपना स्थान पक्का करने के लिए हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। रहाणे की कप्तानी में भारत ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हराया था। तब उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से काफी प्रभावित किया था। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ रहाणे अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव रहा है, जिसके कारण उनका टेस्ट औसत 38.52 का है। रहाणे ने अपने टेस्ट करियर के दौरान इंग्लैंड में 15 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें वो बहुत सफल नहीं रहे हैं। इंग्लैंड में रहाणे का ये औसत किसी भी अन्य देश में उनके टेस्ट औसत के मुकाबले कम है। हालांकि इससे ज्यादा परेशान करने वाला आंकड़ा ये है कि जब पिछली बार रहाणे ओवल में टेस्ट खेलने उतरे थे तो अपनी अंतिम पारी में वो खाता भी नहीं खोल सके थे। इंग्लैंड में पिछला टेस्ट रहाणे ने ओवल पर ही खेला था। इंग्लैंड के खिलाफ उस टेस्ट की पहली पारी में वो 14 रन, जबकि दूसरी पारी में बगैर खाता खोले आउट हो गए थे। इन आंकड़ों के बीच राहत देने वाली बात यह है कि रहाणे का बल्ला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खूब चला है। ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसके खिलाफ उन्होंने टेस्ट में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। रहाणे के ओवरऑल टेस्ट रिकॉर्ड पर गौर करें तो इस बल्लेबाज ने 82 टेस्ट में 38.52 के औसत से 4931 रन बनाए हैं, जहां उनका सर्वश्रेष्ठ 188 है। वहीं इंग्लैंड में अगर उनके रिकॉर्ड पर गौर करें तो इस खिलाड़ी ने 15 टेस्ट में 26.03 की औसत से 729 रन बनाए हैं, जहां उनका हाईएस्ट 103 रन है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ओवल में रहाणे का रिकॉर्ड बेहद कमजोर है। यहाँ पर उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 9.16 के औसत से महज 55 रन बनाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ 37 है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रहाणे के लिए ये मौका होगा कि वो न केवल अपनी वापसी को सही साबित करें, बल्कि टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का सरताज बनाने में अहम रोल भी अदा करें। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई रहाणे के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा WTC फाइनल। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक की। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक में भारत की तैयारी को लेकर स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा ने कहा है कि इन खेलों को लेकर भारत की तैयारी अच्छी दिशा में है और इस प्रतियोगिता में 198 एथलीट देश की ओर से हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने उनसे खास बात की। उनसे स्पेशल ओलंपिक्स बर्लिन में होंगे और अभी हमारे साथ हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा। मैडम, आपका स्वागत है दूरदर्शन में। 17 जून से शुरू हैं स्पेशल ओलंपिक्स, तो किस तरह की तैयारियां देखती हैं इन एथलीट्स की आप? स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स के लिए हमारे स्पेशल एथलीट्स पूरी तरह से तैयार हैं, उत्साहित हैं और इन खेल प्रतियोगिता में जाने के लिए हम सब इनको प्रोत्साहित करने को 8 जून को एक ग्रैंड सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन भी कर रहे हैं। मैडम, अगर देखें तो आपका काफ़ी लंबे समय से आप स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ जुड़ी हैं, इन बच्चों के साथ जुड़ी हैं, तो किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया इस आंदोलन के साथ, इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए? वैसे तो सामाजिक कार्य में सभी लोग प्रतिभागी होना चाहते हैं, लेकिन मानसिक दिव्यांगता एक ऐसा क्षेत्र था जहां ऐसा लगा कि सबसे कम कार्य हो रहा है और इस वर्ग को हमारे साथ सहयोग की ज़रूरत है। तो मैंने इसी सोच और इसी विचार के साथ
मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने का काम बहुत 30 साल पहले प्रारंभ किया था और स्पेशल ओलंपिक्स से जुड़ के पूरे देश भर में ऐसे हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को जहां हम प्रोत्साहित कर पा रहे हैं, वहीं उनकी प्रतिभाओं को विकसित करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास हम सब सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मैडम, अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो भारत ने जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, चाहे किसी भी समर ओलंपिक्स को ले लीजिए, किसी भी इंटरनेशनल इवेंट्स को ले लीजिए, एक अच्छी प्रगति और अच्छा रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो किस तरह से देखते हैं कि भारत सरकार के सहयोग को खेलों के क्षेत्र में? भारत सरकार ने जहां खेलो इंडिया के माध्यम से सभी प्रकार के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है, वहीं ये एक प्रकार का देश की छुपी हुई प्रतिभाओं को ढूंढ निकालने का भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और मुझे लगता है जो टैलेंट हंट की हम बात कर रहे हैं, वो खेलो इंडिया के प्रदेश स्तर के खेल के माध्यम से हम करने में सफल हुए हैं। मैं भारत सरकार का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत को भी उतना ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है और हमारे इन खिलाड़ियों को अवार्ड और नौकरियों में स्थान के माध्यम से जहां प्रेरित किया जा रहा है, वहीं एक लाइफ ऑफ डिग्निटी देने का प्रयास भी हो रहा है। मैडम, स्पेशल ओलंपिक भारत ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, कुछ ऐसे कार्यक्रम जिनके द्वारा अधिक से अधिक एथलीट्स को इसके साथ जोड़ा जाए जो चल रहे हैं? स्पेशल ओलंपिक्स भारत ना ही केवल खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, फैमिली फोरम और यूनिफाइड स्पोर्ट्स के माध्यम से जहां जागरूकता ला रहे हैं, वहीं सभी वर्गों को जोड़ते हुए, खेल कूद को बढ़ाते हुए ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स की हम बात करते हैं और इनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत की बात करें तो कई कार्यक्रम चला रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश हो रही है एथलीट्स के लाइफ को। और जिस तरह से कहना है स्पेशल ओलंपिक भारत के चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा जी का कि इस ओलंपिक्स में भी जो कि बर्लिन में हो रहे हैं, जो भारत के एथलीट्स हैं एक रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन जगपाल के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अपने पीछे यादों का एक ऐसा समावेश छोड़ गया है जिसे इसमें पार्टिसिपेट जिन खिलाड़ियों ने किया है उनके लिए ये कई मायने में अहम रहा है। खासतौर पे जो खिलाड़ी इन खेलों में पार्टिसिपेट करने आए वो उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी प्रभावित दिखे। देखिए रिपोर्ट। खेल राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है और खिलाड़ियों को जड़ से मजबूती देने के लिए खेलो इंडिया एक ऐसी बूस्टर डोज के रूप में सामने है जिसका खेल से जुड़ा हर कोई मुरीद है। उत्तर प्रदेश ने पहली बार खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर मेजबानी के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन खेलों में अपने नाम की धूम मचाने वाले कर्नाटक के तैराक अनीश गौड़ा और शिवा श्रीधर मानते हैं कि तैराकी के मापदंड में यहाँ न केवल स्विमिंग के लिए उत्कृष्ट माहौल देखने को मिला, बल्कि यहाँ के स्विमिंग पूल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शर्तों के अनुरूप दिखे। I was really surprised at UP because this is my first time in India. I think second time in India swimming in an indoor facility, and I think UP has done a wonderful job to conduct Khelo India here. I hope they conduct more and more events, probably even the senior nationals here in UP. I really love Noida. It's a beautiful place. Games के लिए villages setup होता है, तो इस पूल को भी रेनोवेट किया हुआ है, तो बहुत अच्छा है फैसिलिटीज़, तो इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटी जैसा है, तो बहुत अच्छा है। केरल के भारोत्तोलक सौरभ, जिन्होंने इन खेलों में स्वर्ण पदक जीता, मानते हैं कि उन्हें यूपी में पहली बार आने का मौका मिला और उनके लिए यहाँ पर उपलब्ध खेल का हर संसाधन अपने आप में इस राज्य की खेलों के प्रति बढ़ती प्रगति की रूपरेखा को सामने रखता है। वहीं कालीकट यूनिवर्सिटी की भारोत्तोलक नाइस्मॉल थॉमस का कहना है कि यूपी में उन्हें अभ्यास के लिए जो हॉल मिला है वो अपने आप में इस राज्य की खेलों को लेकर सफल अध्याय की कहानी को कहता है। एवरी एथलीट्स के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई इंडियन कैंप का फैसिलिटीज मिल रहा है यहाँ पे, और बार और वेट सेट सब भी एलिको सेट है, वो भी हाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, और एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन ईच एंड एवरीथिंग वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मिलता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की महिला बॉक्सिंग टीम की राय भी इससे अलग नहीं है।
टीम के कोच और खिलाड़ियों के मुताबिक बॉक्सिंग एरिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जहां खेलने पर ओलंपिक में खेलने जैसा एहसास होता है। ये एरिना देखिए आप, कितना बड़ा एरिना है। ऐसा एरिना रियो ओलंपिक में भी नहीं था। जहाँ पर रियो ओलंपिक देखी थी मैंने, तो मैं गया था एज ए कोच बॉक्सिंग टीम के साथ, तो वहाँ पर भी इतना बड़ा एरिना नहीं था। इतना जो ये है जहाँ पर अभी बॉक्सिंग हो रही है, तो नो डाउट कि बेस्ट है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जो हमारे न्यू यूथ आ रहा है उठ के, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक इंटरनेशनल लेवल जैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। कुछ बॉक्सर्स यहाँ पे जो इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हमारा न्यू यूथ आ रहा है उनके साथ फाइट करके थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आ रहा है कि हमने इनके साथ फाइट की, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमें मतलब हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत अच्छी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसे खेलों में भी मतलब कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो प्लेयर को इस लेवल पे मिल रही है। उत्तर प्रदेश की सफल मेजबानी में इन खिलाड़ियों की सफलता देश की कामयाबी को रेखांकित करती है और इस ओर इशारा करती है कि देश में खेल से जुड़ा हर संसाधन अपने आप में काफी है। बस जरूरत इस बात को सामने रखने की थी, जिसे खेलो इंडिया के मंच ने पूरा कर दिखाया है। दरअसल खेलो इंडिया को लाने का उद्देश्य भी यही था कि खिलाड़ी जो है वो न केवल इन खेलों से जुड़े, बल्कि खेल की जो इम्पोर्टेंस है और जो अन्य क्षेत्रों तक इसकी पहुंच का जो माध्यम है खेल, उसको भी जान सके। और इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं हर खेल से जुड़ा खिलाड़ी जो है वो बात को मान रहा है कि कहीं ना कहीं खेलो इंडिया का ये जो प्लेटफॉर्म है वो उन्हें इन बातों से न केवल एक रूबरू कराता है, बल्कि उनके अंदर एक ऐसा भरोसा जगाता है जो उन्हें एक बेहतर खिलाड़ी होने के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनने में भी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की, जहां फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने चौथे दौर के मुकाबले में जॉन पॉल बेल्स को हराने में सफलता पाई। जोकोविच को अंतिम 8 में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने मुकाबले को सीधे सेट में 6-3, 6-2, 6-2 से अपने नाम किया। इसी के साथ जोकोविच ने राफेल नडाल के 16 बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने भी आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया। अल्कराज ने इटली के लॉरेंजो मुसेटी को सीधे सेट में 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। अल्कराज ने इटली के मुसेटी को सीधे सेट में हराया। वहीं ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास भी अंतिम 8 में पहुंचने में सफल रहे। सित्सिपास ने चौथे दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सेबेस्टियन ऑफनर को आसान मुकाबले में 7-5, 6-3, 6-0 से शिकस्त दी। वहीं अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला वर्ग में आर्यन सबालेंका जो हैं उन्होंने जीत हासिल की। आर्यन सबालेंका का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने अपने खेल से कहना चाहिए कि शानदार खेल दिखाया और अमेरिका की स्लोएन स्टीफेंस को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। वहीं यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मां बनने के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम 8 में पहुंची स्वितोलिना ने दारिया कसाटकीना को 6-4, 7-6 से हराया। और अब बात करते हैं फुटबॉल की, जहां दिग्गज फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने 24 साल लंबे करियर पर विराम लगाते हुए संन्यास ले लिया है। स्वीडन के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले इब्राहिमोविच ने 41 साल की उम्र में फुटबॉल के खेल को अलविदा कहने का ऐलान किया। उन्होंने अपने करियर में 511 गोल किए और अलग अलग लीग में 34 खिताब जीतने में सफलता हासिल की। स्वीडन के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने 41 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने रविवार को एसी मिलान के सत्र के अंतिम मुकाबले के दौरान संन्यास की घोषणा की। अपने करियर का अंत इब्राहिमोविच ने इटालियन क्लब एसी मिलान के साथ किया। संन्यास की घोषणा के समय ज़्लाटन काफी भावुक दिखे। इस दौरान उनकी टीम एसी मिलान के साथी फुटबॉलर और हजारों की संख्या में समर्थक स्टेडियम में मौजूद रहे। वो 2020 में दूसरी बार एसी मिलान के साथ जुड़े थे।
उन्होंने अपने करियर में कुल 511 गोल करने में सफलता पाई। 1999 में सीनियर स्तर पर फुटबॉल की शुरुआत करने वाले इब्राहिमोविच ने विश्व यूरोप के लगभग सभी शीर्ष क्लब के लिए खेला है। उन्होंने यूवेंटस, इंटर मिलान, एसी मिलान, बार्सिलोना, पेरिस सेंट जर्मेन, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे दिग्गज क्लब के लिए फुटबॉल खेला। वो 4 देशों में लीग खिताब जीतने में सफल रहे। इब्राहिमोविच ने अपने करियर के दौरान 34 खिताब जीते, जिसमें 14 लीग खिताब शामिल हैं। उन्होंने अपने देश स्वीडन के लिए 122 मैचों में सबसे ज्यादा 62 गोल किए। आप सभी का धन्यवाद। कल से मैं एक आजाद आदमी हूँ। ये एक काफी लंबा करियर रहा। इतना लंबा और सफल करियर होने पर मुझे खुद पर गर्व है। इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ताकत दी। ये काफी भावुक पल है। आज मेरा प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में ये अंतिम दिन है। इब्राहिमोविच अपने करियर के दौरान चोट से भी काफी जूझते दिखाई दिए। चोट के चलते वो एसी मिलान के साथ दूसरी बार जुड़ने के बाद वो ज्यादा मैच नहीं खेल पाए। यूरो 2016 के बाद इब्राहिमोविच ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। हालांकि 2021 में वो संन्यास से वापस आकर एक बार फिर राष्ट्रीय टीम से जुड़ गए थे। इब्राहिमोविच ने अपने करियर की शुरुआत स्वीडन के क्लब माल्मो के साथ 1999 में की थी। 2001 में वो डच क्लब अयाक्स के साथ जुड़े, जहां पर उन्होंने 3 साल में 3 लीग खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई। 2004 में वो अयाक्स से इटालियन क्लब यूवेंटस आ गए, जहां पर 2 लीग खिताब अपने नाम किया। एक अन्य इटालियन क्लब इंटर मिलान के साथ 3 बार सेरी आ का खिताब जीतने के बाद इब्राहिमोविच ने 2009 में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के साथ करार किया। हालांकि यहां पर वो केवल 1 साल रहे और ला लीगा खिताब जीतने के बाद लोन पर एसी मिलान चले गए। जल्द ही 2011 में उन्होंने एसी मिलान के साथ करार किया। 1 साल बाद ही इब्राहिमोविच फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन से जुड़ गए, जहां पर 4 बार लीग खिताब जीतने में सफलता पाई। पीएसजी के लिए उन्होंने 112 मैचों में 113 गोल किए। जुलाई 2016 में इब्राहिमोविच ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 2 साल का करार किया। इस दौरान मैन्यू ने लीग कप और यूरोपा लीग का खिताब जीतने में सफलता पाई। मैन्यू से इब्राहिमोविच मेजर लीग सॉकर में एलए गैलेक्सी के साथ जुड़े, जहां से वो वापस एसी मिलान गए। भले ही अपने करियर में ज़्लैटन ने काफी खिताब जीते हों, लेकिन चैंपियंस लीग का खिताब नहीं जीत पाने का मलाल उन्हें हमेशा रहेगा। यूरोपियन खिताब के रूप में वो केवल 2017 में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ यूरोपा लीग का खिताब जीतने में सफल हुए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं रफ्तार की। रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन ने स्पेनिश ग्रां प्री जीतकर फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे। 2 बार के गत चैंपियन ने पोल पोजीशन के साथ शुरुआत की और फेरारी के कार्लोस सेंस को पहले टर्न पर पछाड़ने के बाद उन्हें कोई चुनौती नहीं मिली। मर्सिडीज के ही जॉर्ज रसेल ने पोडियम में 3रा स्थान हासिल किया। वर्स्टपेन ने इस सत्र की 7 में से 5 रेस जीती है। ये उनके करियर की 40वीं जीत थी। और अब आप देखिए खेल जगत की कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत के शीर्ष धावक अमलान बोरगोहेन ने बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप एथलेटिक्स मीट में 100 और 200 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बोरगोहेन ने 100 मीटर की दौड़ को 10.70 सेकंड में पूरा किया। उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड हालांकि 10.25 सेकंड का है। 25 वर्षीय अमलान ने 200 मीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए 20.96 सेकंड का समय लिया। अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड मांसपेशियों के खिंचाव की चोट से पूरी तरह से उबरने में नाकाम रहने के बाद भारत के खिलाफ आगामी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से बाहर हो गए हैं। हेजलवुड को ये चोट इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान लगी थी। द ओवल में 7 से 11 जून तक खेले जाने वाले WTC फाइनल में उनकी जगह टीम में तेज गेंदबाज माइकल नेसर को शामिल किया गया है। 16 जून से शुरू होने वाले एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख स्पिनर जैक लीच स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। आयरलैंड के खिलाफ हुए एकमात्र टेस्ट के दौरान वे चोटिल हुए थे। लीच ने आयरलैंड के खिलाफ हुए मुकाबले में 4 विकेट हासिल किए थे। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने अपने सत्र का समापन ड्रॉ के साथ किया है। रियल ने सत्र के अंतिम मुकाबले में एथलेटिक बिलबाओ के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। रियल के लिए अंतिम मैच खेल रहे करीम बेंजेमा ने गोल किया। इसी के साथ बेंजेमा और रियल मैड्रिड का 14 साल का साथ भी खत्म हो गया। रियल मैड्रिड के दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले बेंजेमा ने 14 साल में क्लब के लिए 25 खिताब जीते हैं। बेंजेमा के अलावा मार्को असेंसियो का भी रियल के साथ करार समाप्त हो गया है। वो क्लब के साथ 8 साल तक जुड़े रहे थे।
ला लीगा का खिताब जीत चुकी बार्सिलोना को लीग में सत्र के अंतिम मैच में सेल्टा विगो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। सेल्टा विगो ने बार्सिलोना को 2-1 से हराने में सफलता पाई। सेल्टा विगो की तरफ से नोवास ने दोनों हाफ में एक-एक गोल किया, वहीं बार्सिलोना की तरफ से एकमात्र गोल अंशु फाती ने किया। इस जीत के साथ सेल्टा विगो ने खुद को रेलीगेट होने से भी बचा लिया। रॉयल एंटवर्प ने 66 साल के बाद बेल्जियम लीग का खिताब जीत लिया है। रविवार को लीग के अंतिम मुकाबले में रॉयल एंटवर्प ने गेंक के खिलाफ अतिरिक्त समय में हुए गोल की मदद से ड्रॉ खेलकर खिताब अपने नाम किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।